Hello everyone. First of all, a very happy good morning to all of you. In the last lecture, we studied about the principle of calorimetry, specific heat capacity and latent heat. तो आज के लेक्चर में हम ज़रा 2 मिनट का ब्रीफ रिवीजन देखेंगे स्टेट चेंज के बारे में भी, और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र. ओके, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं 2 मिनट के रिवीजन में क्या है. राइट, तो देखते हैं ज़रा. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जैसे अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? जो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं. राइट. जैसे अगर हम लोग के पास मान लीजिए 1 m ग्राम का सब्सटेंस है. क्या है? 1 m ग्राम का सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर हम लोग डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं और इसको करने में कितना हीट देना पड़ रहा है? Q. तो यहाँ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलिए, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी. राइट. इसका क्या मतलब हो गया? M क्या यहाँ पे हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और डेल्टा टी क्या हो गया? बोलिए, चेंज इन द टेम्परेचर. इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी भी 1 ग्राम, M यहाँ जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या शो कर रहा है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, और डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे. राइट. जैसे अगर किसी बॉडी का या किसी, मान लो कि वाटर है, अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी है, चलिए 3.8 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आपका मास है तो पर ग्राम हम बोल सकते हैं. इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मतलब ये हो गया 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? बोलिए, 3.8 जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. राइट. ये इसका मतलब होता है. जैसे अगर हम बात करें और कुछ इसमें अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, मान लो कोई मेटल है. क्या है? कोई मेटल है. सो अगर कोई मेटल लेते हैं, मान लो कि सोडियम ने एल्यूमिनियम है. अगर मान लो इसका स्पेसिफिक हीट जो है 0.8 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है. इसका मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप हीट प्रोवाइड करोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसका मतलब 1 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा? बोलिए, 0.8 जूल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. राइट. तो यहाँ पे आपका हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब यहाँ पे अगर हम समझेंगे लेटेंट हीट के बारे में, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता था? जैसे अगर हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर लगातार क्या करें? बढ़ाएं. किसी बॉडी का टेम्परेचर क्या करें भाई? लगातार बढ़ाते हैं. तो टेम्परेचर लगातार बढ़ाने से क्या होने वाला है? बोलिए, मान लीजिए बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर हम लगातार बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा. गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? इसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे. क्या होने लगेंगे? इसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे. और फिर जब बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस वक्त इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. और इसका स्टेट चेंज हो जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा? इसका स्टेट चेंज हो जाएगा. ये अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में बदल जाएगा, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. राइट. अगर लिक्विड में है तो गैस में चेंज हो जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड से कहाँ पे आ जाएगा? सॉलिड में, मतलब फ्यूज हो जाएगा. बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Q = M × L. यानी ये जो हीट प्रोवाइडेड है किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे जो L है वही क्या है? लेटेंट हीट ऑफ, बोलिए, सब्सटेंस है. तो यहाँ क्या करेंगे? Q अपॉन क्या हो जाएगा? M हो जाएगा. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बोलिए, जूल पर ग्राम या जूल पर किलोग्राम भी बोल सकते हैं. तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का बोलिए स्टेट चेंज करने के लिए, कहाँ पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं?
हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। बात समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए आइस है, अगर आइस की लेटेंट हीट है मान लीजिए 540 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 540 आपको कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक किसका, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या था। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप जानते हैं, अगर किसी भी हॉट मटेरियल में कोई हम लोग कोल्ड मटेरियल मिलाएं या किसी कोल्ड में हॉट को मिलाएं तो एक हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है, कौन, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो हीट लॉस करेगा, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट हो क्या करेगा, हीट गेन करेगा, राइट। तो जितना हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, उतना ही हीट क्या करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट बोलिए गेन करेगा। तो इसीलिए यहां पे स्टेटमेंट देते हैं कि हीट लॉस बाय बोलिए हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो यहां पे आप समझ सकते हैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए। जैसे अगर यहां पे क्वेश्चन मैं देता हूं फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, जैसे क्वेश्चन यहां पे मैं अगर ऐसे देता हूं, क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 10 gram of water from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू, चलिए अगर मैं मान लेता हूं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फाइंड करनी है जब किसी 10 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कहां से कहां तक बढ़ा दिया जाए, बोलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए। वेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, राइट, वेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना है, 4.2 जूल पर ग्राम पर बोलिए डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो आप जानते हैं अगर हम सोल्यूशन इसको चेक करें तो गिवन में क्या क्या है, जरा देखिए। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, मास इज नथिंग बट 10 ग्राम, राइट। और क्या दिया है, डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10 है, सो 80 माइनस 10 तो बचेगा कितना, बोलिए जी 70, राइट। देखिए 80 to 10 करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू MS इंटू डेल्टा टी। तो सॉल्व कर सकते हैं। मास कितना दिया है जी, 10 ग्राम दिया है, S कितना दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है, इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, 70 है, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 42 इंटू 70/10 से मल्टीप्लाई किया 42 हो गया। इसको सॉल्व करिए फर्दर तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 और 1 29, बड़े सिंपल सी है। तो इतना जूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई 10 ग्राम वाटर है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है 4.2 जूल पर बोलिए ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इसका टेम्परेचर अगर हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां बढ़ा रहे हैं, 80 तक बढ़ा रहे हैं, तो कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 294 जूल, राइट। 2940 जूल एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन, तो इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे अब ये तो हम हीट कर रहे थे, अब किसी ऑब्जेक्ट को हम कोल्ड भी कर सकते हैं। अगर कूल करेंगे तो यहाँ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, कूल करने में क्या होगा, हीट एनर्जी
बोलिए लिबरेट होगा, यानी कि सब्सटेंस हीट एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। व्हेनेवर द बॉडी इज कूल डाउन, तो अगर बॉडी कूल होगा तो क्या होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हियर इज द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए। सो यहां पे हम लोग क्या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, राइट, या ऐसा लिखिए क्वेश्चन, what amount of heat energy liberate of a substance of 20 gram in cooling from 50 degree centigrade to 20 degree centigrade when specific heat capacity of substance is 4.0 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हो, मतलब कि कोई एक 20 ग्राम का एक सब्सटेंस है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, नहीं हम लोग उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो सब्सटेंस क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, तो कितना हीट लॉस करेगा, राइट, जबकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो आप अगेन वही फार्मूला यार आप जानते हैं कि हीट लिबरेटेड, वहां हमने हीट प्रोवाइड किया था, यहाँ पे हीट क्या होगा, निकलेगा। तो कितना हीट निकलेगा, चलिए देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल भी है। तो आप अगेन जानते हो यार, डायरेक्ट करते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। अब ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी, तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू मास कितना है जी, 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज व्हाट, नथिंग बट 4, और डेल्टा टी कितना हो जा रहा है, 50 माइनस 20 कितना हो गया, 30। सॉल्व करिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया, 2400 जूल। यानी इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए जी, लिबरेट होगा। कहां से, वो जो सब्सटेंस है उसको कूल करने में। क्लियर है, तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इस तरह से हम लोग लिखेंगे, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, a 10 kilowatt, क्वेश्चन है, a 10 kilowatt drilling machine, right, a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore, is used to drill a bore, right। तो कहने का मतलब क्या है, एक 10 किलोग्राम वाट का ड्रिलिंग मशीन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक बोर को ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं। इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास, इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास, इन ए स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास, कुछ भी ले लीजिए मास, चलिए 80 किलोग्राम ले या ग्राम ले, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए मास है 80 नहीं लीजिए, 8 किलोग्राम लीजिए, 8.0 किलोग्राम, राइट, 8.0 किलोग्राम। सो हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन इज हाउ मच इज द राइज इन temperature, okay, how much is the rise in temperature of the block in 2.5 minute, of the block in 2.5 minute, okay। तो एक ड्रिलिंग मशीन है जिसका आपको पावर दिया है, आपको एक ब्लॉक में होल करना है, एक उसमें, where 50% where 50% of power is used, where 50% of
पावर इज लॉस्ट एक्चुअली विद इन्वायरमेंट, विद सराउंडिंग आप बोल सकते हैं। मतलब सराउंडिंग में क्या होता है, 50% एनर्जी इसका पावर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना। सो यहां पे आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है, 0.91, वेयर स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है, 0.91 जूल पर ग्राम एंड क्या दिया है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करना है, तो बड़ा ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिए और देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन इज नथिंग बट एक 10 किलोग्राम वाट का, एक 10 किलो वाट का एक मशीन है, ठीक है ना, जिसे हमें क्या करना है, उससे हमें एक ड्रिलिंग मशीन जो है खोदना है, या आप बोल सकते हैं कि एक होल उसमें करना है, किसमें, एक एल्युमिनियम के ब्लॉक में, जिसका मास कितना दिया है, 8 किलोग्राम दिया है। जिसका मास कितना दिया है जी, 8 किलोग्राम दिया है। तो हम इसके हिसाब से कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं समझने के लिए, और कैसे समझेंगे जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले क्या गिवन है वो चीज़ हम लोग सॉल्व करके नोट कर लेंगे, ओके। तो क्या गिवन है जरा देखते हैं। सो हियर पहली बात क्या दिया है आपको, पावर। पावर कितना दिया है जी, 10 किलोवाट, राइट। 10 किलोवाट का मतलब क्या हो सकता है, 10 इंटू 10⁻³ वाट, इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁴ वाट। ये हो गया पावर। कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है, नथिंग बट व्हाट, टाइम इज 2.5 मिनट रहा है, 2.5 मिनट है। इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, बोलिए, मल्टीप्लाई करिए तो 150 इतना सेकेंड हो जाएगा, राइट। 7 दूनी 120 और 30, हाँ राइट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 8 किलोग्राम दिया है, तो इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया, क्लियर है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप जरा देखिए भाई, इतने टाइम लेता है अगर होल करने में, तो कितना उसका एनर्जी, कितना वर्क करेगा, राइट। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T होता है। सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बड़ा सिंपल सी बात है, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो पावर कितना है जी, पावर इज 10⁻⁴, और टाइम कितना दिया है, 150 सेकेंड। अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁵ इतना जूल। अब यही जो वर्क है, यही हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, एल्यूमिनियम को सप्लाई होगा, राइट। आप समझिए, जब ड्रिल मशीन क्या करेगा, एल्यूमिनियम में होल करेगा, तो ड्रिल मशीन वर्क करेगा। अब भाई उसका पावर दिया है और कितना टाइम तक वो यूज हो रहा है ये भी दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कितना वर्क डन होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर इज नथिंग बट 10⁻⁴ इंटू 150, तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁵ जूल आ जाएगा, क्लियर। तो अगर यहाँ हम सॉल्व करना चाहें फर्दर, तो आपको मिल जाएगा, ये आपका इतना एनर्जी हो गया। अब अगर यही एनर्जी किसको प्रोवाइड हो रहा है, एल्यूमिनियम को, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, दिस वर्क डन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू हीट प्रोवाइडेड। अब W इज इक्वल टू कितना है, 15 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, MS इंटू डेल्टा टी, राइट। क्या हो जाएगा, MS इंटू डेल्टा टी। सो हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर, हमें डेल्टा टी की बात करनी है, किसकी बात करनी है, डेल्टा टी की। तो भैया 15 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू S कितना दिया है, 0.91, और डेल्टा टी हमें फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10⁻² डिवाइड कर दीजिए, सो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻² अपॉन 8 इंटू 0.91 इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टी, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा बड़े ही आसानी से। तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके चेक करिए, तो आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपको वैल्यू, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 103 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 103 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके इसको चेक कर सकते हैं, बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए आप ठीक से, और क्वेश्चन को करिए, राइट। भाई यहाँ एक ड्रिलिंग मशीन है जो क्या कर रहा है, ड्रिल कर रहा है एक बोर, एक होल बोल सकते हैं, कहाँ पे, एक स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक पे, जिसका मास कितना है, 8 किलोग्राम है। आपसे पूछ रहा है हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। भाई 2.5 मिनट में टेम्परेचर कितना
राइज कर जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है क्या करेगा, वर्क करेगा, राइट। वर्क करेगा तो उसमें कितना एनर्जी वो देगा, यानी कितना वर्क करेगा, तो हम लोग पावर से निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा इतना। अब यही जो वर्क डन है, इतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, उसको मिलेगा हीट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/Q। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में। सो आज हम लोग आगे कुछ थ्योरी पार्ट भी आगे पढ़ते हैं, और वो क्या है, हीट ट्रांसफर, राइट। तो जरा देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। तो ये अभी तक क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, हम लोग लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो हर दिन क्वेश्चन करने हैं। जरा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं एक्चुअली करेंगे अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। ओके, सो टॉपिक क्या है, हीट ट्रांसफर। जरा देखते हैं क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, ध्यान से आप देखिएगा हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक। सो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी का, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर हम लोग एक जगह पे बढ़ाएं, मतलब कि यहाँ पे क्या करें, इसको अनइक्वली हीट करें, मतलब कहीं टेम्परेचर ज़्यादा रहे और कहीं पे कम रहे। मान लीजिए यहाँ मैंने टेम्परेचर कितना दे दिया, T1, और यहाँ मान लीजिए रूम टेम्परेचर, ये T1 क्या है, मान लीजिए यहाँ पे T2 है। तो जहाँ पे T1 ग्रेटर देन क्या है, T2 है। तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो जो हीट ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, व्हेनेवर वी हीट एनी ऑब्जेक्ट with unequal amount of the temperature, then heat is transferred through the body, which is called the heat transfer, right, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफर बोलेंगे। अब कहने का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर कितने टाइप का हो सकता है भाई। हीट ट्रांसफर तो होता ही, हम समझ गए, अगर अनइक्वल टेम्परेचर से हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर टू लोअर की तरफ क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ओके, इतना आप समझते हैं। अब आता है कि कितने टाइप से हम लोग हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप होता है। ओके, कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। तो पहला जो टाइप होता है वो देखिए, मैं तीनों टाइप पहले बता देता हूं, तीनों टाइप कौन कौन सा होता है। हीट ट्रांसफर का जो पहला टाइप होता है वो आपका क्या होता है, बोलिए, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्शन, और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंडक्शन पढ़ेंगे, राइट। सो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन। सो कंडक्शन इज नथिंग बट इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। आप समझिए, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और यहाँ हम लोग इसको हीट देना शुरू कर रहे हैं एक टर्मिनल पे, राइट। यहाँ अगर हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे इनको एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपना पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। अगर पोजीशन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। अपना पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, केवल वाइब्रेट करेंगे। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो कोलाइड करेंगे, किससे कोलाइड करेंगे, अपने बगल वाले से कोलाइड करेंगे। यानी क्या हो गया, कुछ एनर्जी इन्होंने क्या कर दिया, अपने नेबरहुड वाले एलिमेंट्स को दे दिया या उसके मॉलिक्यूल को दे दिया। फिर ये इनके पास एनर्जी आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये भी बोलिए वाइब्रेट करेंगे, और क्या हो जाएगा, इस तरह से हीट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इट द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, but particles does not change their position, they only vibrate, right। तो पार्टिकल क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बोलिए, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। क्लियर। तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, जरा देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना है, L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये L लेंथ हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, A हो गया। यहाँ टेम्परेचर इस टर्मिनल का कितना है, T1, और इस टर्मिनल का कितना है, T2, जहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन क्या है, T2। क्लियर। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट, बाइट हीट कहाँ से ट्रांसफर होगा, इस टर्मिनल से इधर की तरफ। ओके, मान लीजिए P है और ये Q है, तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होगा, P से Q की तरफ, राइट। तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट
ट्रांसफर is, right, number one, directly proportional to, is directly proportional to cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलिए क्रॉस सेक्शन एरिया। जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बोलिए डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम लोग क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। याद रखिए जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर का जो चेंज वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या लेंगे, हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, राइट। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए टाइम। कितना हो जाएगा, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। भाई ये भी तो डिपेंड करता है भाई, 1 सेकंड के लिए फ्लो करेंगे तो हीट कुछ और फ्लो होगा, टाइम बढ़ा देंगे तो हीट कुछ और फ्लो होगा, इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंड करेगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड, यानी Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर। अगर हम सबको मिलाएं सो बाई 1 2 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए A T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा, K, और A फिर लिखेंगे T1 माइनस T2 T अपॉन क्या हो जाएगा, L। क्लियर है। तो जहां पे K क्या है, वेयर K इज थर्मल कंडक्टिविटी, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, K को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है, K इज व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, हम लोग यहां लिख लेते हैं, देख लीजिए व्हाट इज K, K इज थर्मल कंडक्टिविटी, क्लियर। अगर यहां से हम K का फॉर्मूला डिफाइन करना चाहें तो वो भी क्या हो सकता है, आपको मिल सकता है बड़े ही आसानी से, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइप, दैट इज द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो एक बार फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, बट मीडियम पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो ये हीट ट्रांसफर का एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कंडक्शन बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। क्लियर रहेगा। और इसकी डिपेंडेंसी किस तरह से है, ये इस तरह से डिपेंड करता है, ये जो होता है वो क्या हो जाएगा, हीट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबको मिक्स करेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और आपको जिसका हम लोग नाम क्या दिए हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और आप बड़े ही आसानी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हीट करंट एंड ऑल थिंग्स। आगे क्या पढ़ेंगे, हीट करंट पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक जो भी आपके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास है, आगे देखते हैं। सो अगला टॉपिक हो जाएगा हीट करंट। टॉपिक क्या हो जाएगा नेक्स्ट, हीट करंट हो जाएगा। तो देखते हैं हीट करंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं भाई, करंट का मतलब क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो करंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, बोलिए चार्ज। वैसे ही मान लीजिए ये क्या है, आपके पास रॉड है, अगेन वही पूरा डेटा, ये क्या है, ठीक है ना, ये आपका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है,
और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K है, और इसका टेम्परेचर T1 है, और इस टर्मिनल का T2 है, जहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होगा इस टर्मिनल से इधर की तरफ, राइट। तो अमाउंट ऑफ जो हीट ट्रांसफर होता है, राइट, अमाउंट ऑफ जो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन क्या होता है, L। ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट करंट का जो डेफिनेशन होगा वो क्या बनेगा, हीट करंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द कंडक्टर या रॉड इज कॉल्ड, बोलिए, हीट करंट, हीट करंट। It is represented by कैपिटल H, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो हीट करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो अपॉन टाइम। सो हम लोग लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T। क्लियर। सो यहां पे Q की वैल्यू कितना दिया है, Q आप जानते हैं KA T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L इंटू टाइम, एंड होल डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से फॉर्मूला। तो ये T और DT कैंसिल हो जाएगा, तो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, H इज नथिंग बट KA T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L। सो दिस इज द, बोलिए, फॉर्मूला ऑफ द हीट करंट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, राइट। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए, हीट करंट बोल सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L हो जाएगा। क्लियर रहेगा। तो ये आपका हीट करंट हो जाता है। अगला टॉपिक जो इसमें है वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो थर्मल कंडक्टिविटी का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में क्या होने वाला है, वो सब सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट। तो पहला जो इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। जरा देखिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, रजिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना। किसका, हीट करंट का। तो अगर हम देखें थर्मल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकता है, बोलिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द थर्मल करंट। तो हीट थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये क्या करता है, बोलिए, ये हीट करंट का अपोज करता है। क्लियर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या डिफाइन करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस को, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the heat current। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो हीट लॉस हो जाता है, बोल सकते हैं, तो ये किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, थर्मल करंट का या हीट करंट का क्या करता है, अपोज करता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, राइट। अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, कौन सा फॉर्मूला, जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, राइट, उसका यूनिट क्या बनेगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई के। ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सिंस यू नो द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, द अमाउंट of heat transfer in time t through the rod
इज वॉट इज Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T अपॉन क्या हो जाएगा L। अगर इस T को इधर हम लेके आए तो क्या बनता है Q बाई टी इज इक्वल टू वॉट के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। बट वॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट H, दिस इज नथिंग बट H। क्या लिखेंगे इसको? बोलिए के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। अगर आप ओम का नियम याद करिए, ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू क्या होता था आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। थर्मल करंट क्यों फ्लो होता है? हीट करंट क्यों फ्लो होता है? हीट करंट इज फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वैसे ही यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है, राइट? तो यहां देखिए, अगर हम लोग यहां कंपेयर करें तो यहां पे डेल्टा भी है या वी है, तो यहां पे ऊपर क्या होना चाहिए? ओनली डेल्टा टी होना चाहिए। तो बाकी चीजों को हम लोग नीचे करें तो एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिए T1 माइनस T2 या डेल्टा टी अपॉन बोलिए L। इसको जब हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? बाई के ए। क्लियर? अगर अब हम कंपेयर करें I इज इक्वल टू वी बाई आर से, राइट? तो यहां पे बोलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? L बाई के ए। क्लियर? यही क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस होता है। यही क्या चीज है? थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, तो वो क्या होता है? रो एल बाई होता है, राइट? यहां पे आर क्या होता है? आर इज इक्वल टू इज नथिंग बट रो एल बाई ए, राइट? तो यहां भी देखिए लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी है रेजिस्टेंस, और क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां आपका रो क्या था? कंडक्टिविटी, और यहां पे क्या हो जाएगा? सॉरी, रजिस्टिविटी। रो क्या था? रजिस्टिविटी, और यहां पे जो 1 बाई के है वो क्या हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर रहेगा? तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाता है पूरी तरह से? बोलिए हीट या थर्मल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ यूनिट देखें किसका? थर्मल रेजिस्टेंस का, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? लेंथ का मीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी का आप पीछे फाइंड किए होंगे फॉर्मूले से। अगर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं? इसका यूनिट निकाल सकते हैं, राइट? तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग देखें, क्या देखें? थर्मल कंडक्टिविटी अगर यहीं से समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सिंस यू नो Q इज इक्वल टू क्या है? बोलो के ए T1 माइनस T2 T अपॉन L है। तो K का फॉर्मूला निकालिए तो क्या हो जाएगा? Q इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर इंटू ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, राइट? तो अगर इसका यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगा? यूनिट बोलिए जी, ये है जूल, ये है मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर, तो नीचे 1 मीटर बचेगा। क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। तो यहां अगर थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट रखें तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलिए, आपको मिल जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट। क्लियर रहेगा? तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं? इसका डायमेंशन फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल में किसको रखें? रॉड को रखें, राइट? तो नेट आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओके, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन वी पुट टू रॉड इन सीरीज एंड पैरेलल मैनर। कैसे रखें? 2 रॉड्स को सीरीज और पैरेलल में अगर रखते हैं तो किस तरह से आपको मिलेगा? क्या? थर्मल बोलिए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू। क्या चीज? थर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू। तो जरा देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं? रॉड्स, ठीक है? तो पहला देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। एक्चुअली कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, राइट? पहला केस क्या रहेगा? व्हेन rods are connected in series manner,
इन सीरीज, यानी एंड टू एंड कनेक्शन हो। कैसा कनेक्शन हो? एंड टू एंड कनेक्शन हो। तो मान लेते हैं कंसीडर टू रॉड्स of equal cross section area and their thermal conductivities are K, या हम मान सकते हैं राइट। तो इनका लेंथ क्या है? लेंथ तो इनका इक्वल है और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है? ए और ए है सभी का। यहाँ टेम्परेचर T1 है एक टर्मिनल का और एक का कितना है? T2 है। क्लियर है? इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R1 है और इसका कितना है? R2 है। क्लियर? तो जैसे कि आप जान रहे हैं भाई यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन है, ये जंक्शन पॉइंट है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पॉइंट इज T। क्लियर? तो आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट सेम होगा। कौन सा करंट? थर्मल करंट सेम होगा, बिकॉज एक ही रास्ता जाने का है, राइट। बट यहाँ लगातार टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होता रहेगा, यानी कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है लेकिन करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो अगर हम फॉर्मूला सेटअप करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। जरा देखते हैं कैसे करेंगे, राइट। तो सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर थर्मल करंट इज सेम बट टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट सेम, या ऐसा बोल सकते हैं कि हियर इज टेम्परेचर नॉट सेम। अगर यहाँ टेम्परेचर नॉट सेम है तो डिफरेंस भी क्या रहेगा? कुछ ना कुछ तो रहता ही रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ करंट सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो वी कैन फाइंड हीट करंट थ्रू फर्स्ट रॉड। क्या निकाल सकते हैं? थ्रू फर्स्ट रॉड। तो बोलिए हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। हीट का फॉर्मूला क्या था? अभी आपने पीछे देखा था। पीछे आपने क्या देखा था? डेल्टा टी। अब भाई पहले तो डेल्टा टी कितना आएगा? T1 माइनस टी आएगा। तो क्या लिखे थे आप? T1 माइनस टी अपॉन R1। यही तो लिखा था आपने भाई, यही फॉर्मूला था ना। यहाँ L/K लिखे थे, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो T1 माइनस टी फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? H इंटू R1 हो जाएगा, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हीट करंट थ्रू, बोलिए, सेकेंड रॉड। ये करंट तो सेम है, तो अगेन H इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? T माइनस T2, क्योंकि जब हम इधर से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर, बोलिए, ड्रॉप हो रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा? R2। सो करस्पॉन्डिंगली T माइनस T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? HR2 लिख सकते हैं। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें, क्या करें? बाई 1 प्लस 2, तो क्या मिलने वाला है? LHS को ऐड करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस टी प्लस T माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू HR1 प्लस HR2। वी कैन राइट नाउ T कैंसिल हो गया, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? HR1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 3rd, राइट। अब आप जानते हैं कि जो T1 माइनस T2 है वो क्या है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंस है। क्लियर है? क्या है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर हम लोग मान लें लेट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बी व्हाट? R इक्विवेलेंट। तो क्या हम लोग इसके थ्रू टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं? देन करंट H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलिए। T1 माइनस T2 अपॉन क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू H इंटू R इक्विवेलेंट। कैन आई राइट? बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो बाई थर्ड में क्या है?
T1 माइनस T2 इक्वल टू एच R1 प्लस R2 है, तो T1 माइनस T2 को पोजिशन पे आप क्या रख सकते हैं, एच आर इक्विवेलेंट। सो क्या हो जाएगा, एच इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एच R1 प्लस R2, एच से एच कैंसिल हो गया। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जी, R1 प्लस R2, राइट। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर। अगर मोर देन टू रॉड्स है, मोर देन टू रॉड्स है, मान लो n रॉड्स लगे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड लाइक दैट, प्लस क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। क्लियर। ओके, इतनी बात समझ में आ जाती है। तो एक बार हम लोग फटाफट 2 मिनट में देख लेंगे। यहाँ पे क्या था, हमने 2 रॉड्स लिए, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया आर ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड, राइट, which resistance are R1 and R2. Let the temperature of first terminal is T1 and the last terminal is T2 and the junction point is T, right? And as we know that the thermal current through the rod will be same but temperature difference will be different. Okay, so we can find the thermal current through the first rod, and that is given by the formula H is equal to T1. What is H? H is the current, so temperature difference upon resistance, potential difference upon resistance, like that. तो यहाँ T1 minus T upon क्या हो जाएगा, R1, and that is equal to, we can write here, अगर T1 minus T2 T1 minus T फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, H into R1. Why it is T1 minus T? Since we have to find out the current through the first rod, so temperature difference is T1 minus T. Similarly through the second, T2 T minus T2, and we add these two equations and got the equation T1 minus T2 is equal to H R1 plus R2. Similarly, if we consider the equivalent resistance of the system is nothing but R equivalent, then we can write the equation of the, बोलिए, thermal current is nothing but T1 minus T2 upon R equivalent, so we can write the equation T1 minus T2 like H R equivalent. Put in the third equation and got the equivalent resistance of the system, right? So where you have to given n rods in the series, then you can write the equivalent resistance is, बोलिए, R1 plus R2 plus R3 and like that plus Rn. ओके, तो ये आपका हो गया सीरीज मैनर में क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमें यहीं पे थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो, थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज मैनर, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखेंगे। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द थर्मल कंडक्टिविटी, राइट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, तो क्या करेंगे, अब सिंस यू नो टू रॉड्स आर देयर, सिंस आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, इज नथिंग बट R1 प्लस R2, बोलिए, अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 हो जाए और इसका K2 हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए, R1 इज इक्वल टू लिखेंगे L अपॉन K1A एंड R2 को क्या लिखेंगे, L अपॉन K2A, एंड R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट लिखेंगे L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, पुट इन द इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन K equivalent A and that is equal to L upon K1A plus L upon K2A. What is the common term, L by A, so क्या बचेगा, 1 plus K1, like that. So L by A, तो 1 by K equivalent कॉमन हो गया, L by A बचेगा, इधर भी L by A है, क्या हो गया, 1 by K1 plus 1 by K2. Now these things is cancelled out, so 1 by K equivalent is what, 1 by K1 प्लस 1 by K2. तो ये क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट वैल्यू कभी जब रॉड्स कैसे कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। क्लियर। तो ये आपका हो गया टोटल सॉल्यूशन, राइट। अगर यही पूरा सिस्टम कैसे हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, ओके, क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पैरेलल वाली बात, ठीक है ना। तो देखिए, इफ द थिंग्स आर कनेक्टेड इन, मतलब कि रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर रॉड पैरेलल में रहेगा तो क्या होएगा, तमाशा होएगा, देखते हैं क्या होएगा। तो मान लीजिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं, या आप कुछ भी हेडिंग दीजिए, आप समझते हैं। तो कंसीडर टू रॉड्स ऐसे, दो रॉड ऐसे बनाइए,
ये भी एक रॉड है, यहाँ एक रॉड लीजिए ऐसे। अब दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे भाई? पैरेलल में हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कनेक्ट कर सकते हैं, वी आर फ्री टू कनेक्ट। कर दिए कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट हो गया। अब भाई ये पूरा एक मेटालिक सिस्टम है, मतलब पूरा कनेक्शन है, मेटल से भी मेटल से है। इस टर्मिनल का टेम्परेचर T2 हो गया, इसका T1 हो गया, इसका T2 हो गया। अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा थ्रू आउट द सिस्टम इज सेम, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हियर टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 विल बी सेम, बट हीट करंट विल बी डिफरेंट। अब इसका रेजिस्टेंस R1 मानिए, इसका R2 मानिए, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी K1 मानिए, इसका K2 मानिए, ओके। तो निकालिए करंट, तो क्या हो जाएगा? हीट करंट थ्रू फर्स्ट रॉड। तो हीट करंट थ्रू फर्स्ट रॉड कैसे निकालेंगे भाई बोलिए? H1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1 मानिए। सिमिलरली हीट करंट क्या हो जाएगा? थ्रू कौन सा रॉड? थ्रू सेकेंड रॉड। क्या लिखेंगे भाई? करंट अलग अलग है तो यहां नाम क्या देंगे? H2। क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। टोटल करंट क्या हो जाएगा जी? टोटल करंट इज नथिंग बट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। पैरेलल वाला याद करिए करंट वाला सिस्टम। तो H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट, राइट। सो हम लोग H को क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। कहां रखिए? थर्ड में रखिए। नाउ क्या लिख सकते हैं थर्ड से? बाई थर्ड क्या लिखा है? H को क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट। भैया इसका क्या मतलब हो गया? इस पूरे सिस्टम से कितना करंट निकलेगा? H निकलेगा। फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट, राइट। यहां क्या दिया है बोलिए? T1 माइनस T2 कॉमन है तो बचेगा क्या? 1/R1 प्लस 1/R2। दिस थिंग इज द कैंसिलेशन। बचा क्या? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो, क्या फाइंड करनी हो जी? थर्मल कंडक्टिविटी तो आप जानते हो यार R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/K1A। R2 क्या हो जाएगा? L/K2A। इसमें रखो तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं, एक्चुअली नीचे हो जाएगा नहीं तो। यहां क्या लिखेंगे? 1 अपॉन L/K1, अच्छा नॉट K1, यहां K इक्विवेलेंट लिखेंगे ना। K इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/L अपॉन K1A प्लस 1/L अपॉन K2A। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट A अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1A अपॉन L प्लस K2A अपॉन L। कहने का मतलब क्या हो गया? ये पूरा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अब K इक्विवेलेंट A अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन L इज द कॉमन टर्म, तो क्या बचेगा? K1 प्लस K2। ये गया तो क्या हो गया? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट K1 प्लस K2। फॉर्मूला आप जानते हो यार सब सिंपली। तो ये क्या हो गया आपका? बोलिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। तो ये आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है किसके लिए? सीरीज और पैरेलल के लिए। तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो आप सभी इसमें नोट करिए और जो भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।